बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। आज के प्रोग्राम के हवाले से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बलूचिस्तान के मौजू से आगाज़ करूं, लेकिन मेरे साथ राना अरशद साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तो मैं चाहूँगा कि उनके साथ थोड़ी सियासी बातचीत की जाए। बानी पीटीआई का बयान इस वक्त अखबारात के अंदर मौजूद है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं किसी के साथ मुफाहमत नहीं करूँगा, जब मेरे साथ इंसाफ होगा तो फिर मैं मुफाहमत की बात करूँगा। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो हम मजम्मत कर लें कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी के पैदर पे वाक़यात हुए हैं, जिनमें ना सिर्फ निहत्ते शहरी कत्ल हुए, शहीद हुए, बल्कि हमारी जो फ़ौज के जवान थे उन्हें भी शहीद किया गया। हम मजम्मत करते रहते हैं और हुकूमत के जो भी सरबराहान होते हैं उनकी तरफ से भी इस तरह के बयानात सामने आते रहते हैं कि जी अब हमारा इरादा है, अब आखिरी बार हम इनको कुचल देंगे, अब इनका ये होगा, अब उनका वो होगा। मगर इस तरह से हम देखते हैं कुछ अरसे बाद फिर उसी तरह के वाक़यात सामने आते रहते हैं। इस दफ़ा आपकी अपनी हुकूमत है, कुछ रेजोल्यूट, कुछ विल शो करेंगे, कुछ सख्ती दिखाएंगे और आहनी हाथों के साथ इन दहशत गर्दी के जो अनासिर है उनके साथ निपटेंगे। राना साहब, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी 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 शेख साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का मशकूर हूँ, जो रहीम भी हैं, जो करीम भी हैं, जो हम सब के राज़िक हैं। और शेख साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके टीवी चैनल का मशकूर हूँ। आप हमेशा अवामी इशूज़ की बात करते हैं। आज सबसे पहले मैं बलूचिस्तान के हालात पे बात करना चाहता हूँ। जब 23 के करीब पंजाबी नहीं, पाकिस्तानियों को गाड़ियों से उतार कर शहीद कर दिया गया और उनके साथ साथ गाड़ियों को आग लगा दी गई। उस ऑपरेशन में तकरीबन 14 अफवाज पाकिस्तान के बेटे शहीद होते हैं। 10 + 4 14 लोग जो थे वो भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो अपनी ड्यूटी दे रहे थे। तो अब शेख साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये कोई हकूक की बात नहीं, ये दहशतगर्द टोला है जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाता है और उनकी फंडिंग जो है वो आउट ऑफ कंट्री मुल्क उनको फैसिलिटेट करते हैं। अगर इन दहशतगर्दों के हकूक की बात, कोई इलाके की हकूक की बात करता चाहता हो, उनके साथ तो हम डायलॉग करते रहे। वो गवादर इशू हो, वो उधर एहतजाज थे, तो उस पर भी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बुगटी साहब, इंटीरियर मिनिस्टर और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनके साथ गुफ्तगू शनीद हुई, बाहमी मामलात हुए, जिसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स भी मौजूद थे। लेकिन अब जब बात होगी तो यहां अगर ब्रिजेस को अड़ा दिया जाएगा, यहां चलते हुए मुसाफिरों को उतारा जाएगा, तो ये कौन से हकूक की बात की जा रही है? ये तो राना साहब, आज जो है वज़ीर आज़म ने कैबिनेट के इजलास की सदारत की है। राना साहब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक कैबिनेट के इजलास की सदारत की है, जिसके अंदर ये बलूचिस्तान का इशू था, ये भी ज़ेर बहस रहा। और जब इजलास ख़त्म हुआ तो वज़ीर आज़म ने कहा कि अब हम इन अनासिर के साथ जो दहशत गर्दी में मुलविस हैं आहनी हाथों से निपटेंगे और दहशत गर्दी को ख़त्म करने का वक्त आन पहुँचा है। तो ये क्या अब वक्त आन पहुँचा है? हम तो पिछली कई दहाइयों से जो है वो इससे नबुर्दाशमा है और इससे मुतासिर हो रहे हैं, जाने दे रहे हैं। शेख साहब, वो तो आपको पता है 2013-14 में जब थर्ड टाइम नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस वक्त भी मुल्क हालत जंग में था। 90,000 के करीब पाकिस्तानी शहरी शहीद हो चुके थे, 10,000 से ज्यादा अफवाज पाकिस्तान के बेटे शहीद हो चुके थे। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने डायलॉग का आगाज किया और फिर ज़र्ब-ए-अज़ब का आगाज हुआ था। 16 जून 2014 को कौमी असम्बली में एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। फिर वो कामयाबी के साथ ज़र्ब-ए-अज़ब के जरिए पाकिस्तान महफूज मुल्क बना।
मैं समझता हूं कि ये तालिबान से जो ईरान ने दोस्तियां इमरान न्याजी के दौर में हुए, 50,000 से ज्यादा लोगों को दोबारा पाकिस्तान में इंटर किया गया और उनके मुकदमात खत्म किए गए, उनको महफूज ठिकाने दिए गए, तो वही आज सबब बन रहे हैं। मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कैबिनेट मीटिंग में बात की, उससे के बाद बात की कि ये अब सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। दहशतगर्दी में जिस तरह 16 दिसंबर 2014 को एपीएस के स्कूल पर हमला हुआ था, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सेम डे पेशावर गए थे, अफगानिस्तान गए थे और उन दहशतगर्दों के ठिकानों और उनके फैसिलिटेटरों तक पहुंच गए थे। राणा साहब, ये तो एक ऐसा दुश्मन है जिसका सबको पता है। मसलन वजीर आज़म ने कहा कि ये जो हमले हैं ये टीटीपी ने किए हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, और वो यानी अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करती है पाकिस्तान के अंदर, वो इस तरह के जो जितने भी टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करती है। और फिर जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी ये कहा कि जी हम इनका चेहरा पहचानते हैं और ये टीटीपी वाले हैं। जब हम सब, हमारे वज़रा, हमारे वज़ीर आज़म और हमारे सिक्योरिटी के जितने भी ज़िम्मेदारान लोग हैं, ये सब उसका चेहरा पहचानते हैं, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है कि थोड़ा उनका कला कामा किया जाए, उन्हें सबक सिखाया जाए? आए दिन इस तरह से हलाकतें, शहादतें, ये कब तक हमारा मुल्क उनको बर्दाश्त करता रहेगा? शेख साहब, आपके क्वेश्चन में बड़ा वजन है। जब प्राइम मिनिस्टर ये बात करेंगे और प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट मेंबर मिनिस्टर ये बात करेंगे कि हम शनाख्त करते हैं, हम पहचानते हैं, तो ये अवाम से मैं समझता हूं कि मुखलसपन का एक तकाजा है। अगर हम ये कहें कि दुश्मन छुपा हुआ है, दुश्मन नजर नहीं आ रहा, तो वो छुपा हुआ हम इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये वही ताने बाने उनसे मिलते हैं। और तहरीक तालिबान कादम तंजीमें जो हैं वो हमला आवर होती है, तो आया सोचना ये है उनको फंडिंग कौन कर रहा है, उनको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? यही एक क्वेश्चन है जिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कैबिनेट मीटिंग में जो डिफेंस और ऑपरेशन के लिए तकरीबन 20 अरब रुपए की अप्रूवल भी दी है। आप ये देखें ना कि बड़ वक्त एक्शन हुआ है, तकरीबन आप देखें 40-41 शहादतें हो चुकी हैं। तो ये गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। राणा साहब हमें इस वक्त ब्रेक पे जाना है। राणा साहब इस वक्त हमें ब्रेक पे जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। कल बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है उसके हवाले से बातचीत हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब और इसके अलावा राना मोहम्मद अरशद साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑफ बोथ ऑफ यू। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आते हैं। क्या कोई वाक़या महज वाक़या होता है या वो कुछ सजेस्ट कर रहा होता है या उसका कोई मतलब होता है? कल जो वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं जिनमें ना सिर्फ सिविलियंस बल्कि हमारी अफवाज के जो नौजवान हैं वो भी शहादत दे चुके हैं। तो कल का जो वाक़या है इसको भी हम महज एक वाक़या तस्वुर करें, एक वाक़या समझें, या इससे हम कोई मतलब निकालने की कोशिश कर सकते हैं, या इसके अंदर कोई पैगाम छुपा हुआ हो सकता है जिसकी रोशनी में फिर हम अगली जो हमारा लाहे अमल है उसको तरतीब दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो वाक़या हुआ है मूसा खेल में, आप उसकी बात कर रहे हैं जिसमें बस से उतार के लोगों को और उनकी शनाख्त करके और उनको इसलिए कत्ल किया गया कि वो सिर्फ पंजाबी हैं। तो ये वाक़या जो है ये बहुत ही संगीन वाक़या है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। इससे पहले मस्तूम के इलाके में हज़ारों को कत्ल किया गया था और वो भी शनाख्ती कार्ड देखकर। और इस एक मर्तबा बुरजुल, वो जो बाबूसर पास के इलाके में कोहिस्तान में इसी तरह का वाक़या हुआ था। वहाँ भी कमीज़ें उतरवा कर और लोगों की बैक साइड पे निशान देख के अगर किसी के मातम के थे तो वो कत्ल कर दिया गया। इसी तरह इससे पहले भी कोलपुर के इलाके में भी एक वाक़या हुआ था जिसमें फिर इसी तरह शनाख्ती कार्ड देख के पंजाबियों को कत्ल किया गया। तो ये बुनियादी तौर पे तो कलभूषण नेटवर्क की कार्रवाइयाँ लगती हैं
और उनकी एडवाइस पर ही हो रहा है, क्योंकि इसमें जो प्लान है वो तो ये है कि नस्ली मुनाफरत इतनी ज़्यादा बढ़ाई जाए कि फिर एक और पाकिस्तान के लिए मसला खड़ा हो जाए, एक और सूबे के अंदर नस्ली मुनाफरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वो जो मेजॉरिटी सूबे जो आबादी है पाकिस्तान की उसके खिलाफ नफरत बढ़ाई जाए, और उसका एक ही मकसद हो सकता है कि दोबारा तकसीम की जाए। तो ये होता इसलिए है, एक वजह इसकी ये भी है मेरी नाकिस राय में कि हम सजाएं नहीं दे सकते अपनी अदालतों से इस किस्म के जुराइम में पकड़े भी जाएं लोग, तो बहुत सारी हमारी मसलहतें जो हैं वो आड़े आ जाती हैं और लोग छुट जाते हैं। ये मैंने देखा 74 से 78 तक जो लड़ाई थी बलूचिस्तान के अंदर, जिसको काउंटर इंसर्जेंसी कहा गया उस वक्त, और उसको भी हम कहते हैं कि वो दुश्मन की सिखाए हुए जो लोग थे वो लाए गए, और उसके अंदर भारत भी इन्वॉल्व था, उसके अंदर रूस भी इन्वॉल्व था, और उसमें बलोचों को कहा गया कि तुम मुज़ाहमत करो, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से ट्रेनिंग ली। उसमें बड़े नामवर लोग थे, आजकल वो बड़े बड़े अक्लमंद बने हुए हैं, दानिश कुल बने हुए हैं, बड़े तबसरे करते हैं, लेकिन उस वक्त 74-75 में वो बलोच रहनुमा बने हुए थे, उनके 40 नाम रखे हुए थे। तो ये जो वारदातें हैं, इनके अंदर जब पकड़े जाते हैं लोग तो फिर सियासी मसलहतों पे उनको छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है सख्त सजाओं का, हमारे यहाँ रिवाज है कि आप जो मर्जी कर लें और ऐसी हरकतें कर लें जिसको दुनिया में कोई माफ नहीं करेगा, मसलन फौजियों का कत्ल। सही। राणा साहब आपकी तरफ आते हैं। ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया कि जी सजाएं उनको नहीं मिलती हैं, अदालतों का जो निज़ाम है वो शफाफ नहीं है। आपकी पार्टी की हुकूमत है, आप भी इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, आप क्या समझते हैं क्या रुकावट हो सकती है? हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि जो भी शख्स इस तरह की एक्टिविटी के अंदर मुलविस है उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो आप लोग पहल कीजिए, थोड़ी जो आपका रिजॉल्व है वो शो कीजिए, हिम्मत दिखाइए, ऐसे अनासर का कला खमा कीजिए। जी बिल्कुल शेख साहब, जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की, क्योंकि ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब का बड़ा तजर्बा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फहम फरासत रखते हैं। मैं उनके पॉइंट्स को इंडोर्स करता हूं और बतौर पाकिस्तानी मैं समझता हूं कि बहुत सी जो डेफिशिएंसीज या वीकनेस हमारे लॉ में या जुडिशरी में है, उसमें बिल्कुल हमें वक्त और मौके के मुताबिक उसमें अमेंडमेंट्स करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे आला तरीन अदारा है, और जो हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स, आपके इल्म में होगा कि इन हालात के बाद ही मियां मोहम्मद नवाशी साहब ने, जब हमने दहशतगर्दी की कोर्ट्स बनाई थी, कि जब लोग ऐसे मुख्तलिफ मुल्क दुश्मन पॉलिसियों और मुल्क दुश्मन वारदातों में मुलव्वस होते थे, तो उनके लिए ये वो स्पेशल कोर्ट्स बनी थी। उसके बाद आपके आइन के मुताबिक आर्मी एक्ट मौजूद है। जो लोग अदारे में हों या अदारे से बाहर हों, जो आर्मी एक्ट रूल्स के मुताबिक वायलेशन करते हैं, तो वहां पर भी केसेस चलते हैं। लेकिन यहां पर तो मैं समझता हूं सियासत पे सियासत खेलने का एक रिवाज बन गया। जब एपीएस का दर्दनाक वाकया होता है 16 दिसंबर 2014 को, तो वो छोटे छोटे मासूम प्यारे बच्चों को शहीद कर दिया गया, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बर वक्त पेशावर भी गए, अफगानिस्तान भी गए, और उस ताने बाने मिलाने वाले ग्रुप तक भी पहुंचे। और फिर मैं समझता हूं साहब आपका पॉइंट आ गया। लियाकत साहब आपकी तरफ आते हैं। लियाकत साहब, ये वो दुश्मन है जिसका चेहरा सबको मालूम है, सब लोग इससे शनासा है, वाकिफ है, और वज़ीर आज़म ने, वज़ीर दाखिला ने इस बात का जिक्र भी किया है कि ये जो हमला है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है। तो जब इतने सारी चीज़ें मालूम है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है,
और इसके अलावा आप जानते हैं कि बलूचिस्तान कब से जो है वो इस तरह के हालात और वाक़यात का मैदान बना हुआ है, तो इसके बावजूद फिर वहाँ पे सिक्योरिटी या फिर इस तरह की चीज़ों को डिटेक्ट करना और पहले से भांप लेना, वो जिस तरह से कहा जाता है कि जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स, तो वो हम लोग क्यों नहीं ले पाते हैं? शेख साहब, बात यह है कि कुछ हमारी सस्ती शोहरत हासिल करने की ख्वाहिश इतनी शदीद होती है कि हम मुल्क के मुफाद को पराए ताक रख देते हैं और उसकी वजह से ये नहीं देखते कि जो हम कर रहे हैं इसका नतीजा लॉन्ग टर्म में क्या होगा। हमारे सियासतदानों को, मैं तो सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ, उनकी जनाब में गुजारिश है कि कुछ अपनी अदाओं पे गौर कीजिए और जो मुल्क का मुफाद है उसको मुकद्दम रखिए। वोट लेने के लिए किसी कबीले के लोगों को संगीन जुराइम के बावजूद, सबूतों और पुलिस रिपोर्टों के होने के बावजूद और इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्टें होने के बावजूद उनको छोड़ देना, आप माफिया देना और एमनेस्टियां देना, इससे फिर ये नतीजे निकलते हैं जो आज है, जो हमारे कच्चे के इलाके में है। अब कच्चे के इलाके में वहाँ बिला वजह वहाँ डाकू नहीं छुपे हुए, डाकू छुपे हुए पुष्पनाओं की आशीर्वाद से, उनकी मर्जी से छुपे हुए, और जो कुछ वो कमाई करते हैं उसमें शेयर होता है। लेकिन बहरहाल अब ये प्रॉब्लम तो हमारे पास के इलाके का जिक्र किया, इसको खत्म करना कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। लियाकत साहब, आपने कच्चे के इलाके का जिक्र किया तो उससे एक ज़िमनी सवाल जो है वो जहन में आया। वो तो लैंड लॉक्ड एरिया है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो बॉर्डर का हिस्सा है या किसी और मुल्क के साथ उसकी सरहद मिलती है, तो वहाँ तो निस्बतन ऑपरेशन करना ज़्यादा आसान है। जी बिल्कुल, ऑपरेशन की तारीख भी ये है कि 1843 चेन जो है वो रोक दी जाए तो उससे भी मेरा ख्याल है कि वो मुतासिर होंगे। अगर वहाँ उनकी ज़ाहिर जो खुराक जा रही है या बाकी उनको साजो सामान जा रहा है, उसी को अगर रोक दिया जाए तो इससे भी वो लोग बहुत मुतासिर होंगे। कोई चीज माने नहीं है अगर दोनों सूबाई हुकूमतें मिलकर ऑपरेशन करें और आपस में इर्तबात हो और ताउन हो, तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है वहां से डाकुओं के मसले को जड़ से उखाड़ फेंकने की। अगर तारीख से वाकफियत है तो 1843 में कैप्टन मैरीवेदर सिंध से आए थे, सिंध हॉर्स लेकर, और यहाँ चीफ कमिश्नर डेरा जात ने अपनी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही ब्लॉकिंग पोजीशन लगाने के लिए लगाए थे और वो बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ था। हम भी कर सकते हैं कामयाब ऑपरेशन, बिल्कुल जड़ से उखाड़ सकते हैं, लेकिन हिम्मत मरना मदद खुदास्त। लेकिन जहां पर आपका इरादा ही ना बन रहा हो, आप सियासी मसलहत के पीछे पड़े हों, अपनी सस्ती शोहरत आप हासिल करना चाहते हों ऑपरेशंस को रोक कर, तो उससे फिर कौम को नुकसान होता है और ये नुकसान आज है आपके सामने। बिल्कुल सही। राणा साहब आपकी तरफ आते हैं। लियाकत साहब, आपका पॉइंट आ गया। राणा साहब, ये कच्चे का इलाका तो पंजाब के अंदर है और बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये राय है कि पंजाब हुकूमत चाहे तो वो यहाँ ऑपरेशन क्लीन अप कर सकती है, सिंध की जो गवर्नमेंट है उससे सपोर्ट हासिल कर सकती है। तो इस हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं? हुकूमत की जो विल है वो क्या है? क्या कुछ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, या इसी तरह से ये जो मसला है ये लिंगर ऑन होगा? शेख साहब, बिल्कुल ये मसला है, ये आज का मसला नहीं। मैं समझता हूं कि ये पीटीए के दौर में भी चलता रहा और कुछ फैसिलिटेटर उधर थे जो उनको सपोर्ट करते थे, और आज मैं तो अर्ज करना चाहता हूं कि बिल्कुल मेरा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, मैं नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब हूं, मेंबर सूबाई असम्बली हूं, तो मैं हल्फन किसी चोर, डाकू, मनशियात फरोश की मदद या सपोर्ट नहीं करता। ये मैं अपना ईमान का हिस्सा समझता हूं कि एक डाकू की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। उसी तरह जब ये वाकया होता है और वहां पर ड्यूटी पर मौजूद 2 गाड़ियों पर ऑपरेशन किया जाता है और तकरीबन 14 लोगों को शहीद किया जाता है, तो फिर चीफ मिनिस्टर ने एक्शन लिया, फिर आईजी और इंटीरियर मिनिस्टर को वहां पर भेजा और वहां लोगों के जो मोर्चे थे उन तक पहुंचे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल समझता हूं कि ये कच्चे के इलाके को हमेशा हमेशा के लिए ऑपरेशन के जरिए इस इलाके को खत्म करना चाहिए, और ये हमारी कोशिश भी है। इसके लिए कोशिशें शुरू भी हो चुकी हैं और तमाम अदारे इस पर ऑन बोर्ड हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह
जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की, आपने बात की, मैं भी आपके पॉइंट को इंडोर्स करता हूं कि उनके वो तमाम फैसिलिटेटर, उनका तल्लक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उनको भी उनके साथ कटहरे में हमें खड़ा करना होगा, ताकि वो मासूम लोग, बिल्कुल आप अगर सही, एक कांस्टेबल को उठा के ले गए हैं बिल्कुल सही राणा और साहब। उसको रहा करना, मैं समझता हूं ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये को हमारा इतना बड़ा कारनामा नहीं है। हमें उस इलाके को महफूज करना है, करना चाहिए, जो सिंध गवर्नमेंट से वो उधर से एंट्री होती है, क्योंकि वो हमारा जो एरिया है, आप समझते हैं, रहम याखा वो हमारा आखिरी डिस्ट्रिक्ट है और उसका रकबे के लिहाज से वो बहुत बड़ा जिला है, और दाएं बाएं से जो इंटरेस्ट है, बिल्कुल हम सिंध गवर्नमेंट से भी कॉर्पोरेट लेंगे, दाएं बाएं से भी करके हमें अल्टीमेटली इसको टारगेट करना है, और ये चीफ मिनिस्टर पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया, इंशाल्लाह आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे इंशाल्लाह। राणा साहब, हमें ब्रेक पे जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इन्हीं मौजूआत के ऊपर बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। साहब, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और फिर ये कहा कि जी ये कोई इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है, हमें सब पता है, और फिर ये भी कहा कि जी कौन लोग इसके अंदर मुलविस हैं, हम उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की, वो मुझे तो खैर उसके ऊपर हंसी आई, कहा कि ये जो इस तरह की कार्रवाइयों के अंदर लोग मुलविस होते हैं, ये तो एक SHO उनको डील कर सकता है या उनको पकड़ सकता है। इज़ इट सो ईज़ी कि एक वहाँ का जो मकामी SHO है उसे थोड़ा बाइख्तियार बनाया जाए, तो फिर वो इस तरह की जो कार्रवाइयों के अंदर लोग मुलविस हैं उनको वो पकड़ लेगा? शेख साहब, पता क्या है, कौम को और फोर्सेस को हौसला देने की जरूरत है, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट या कंसर्न डिपार्टमेंट का ये जिम्मेदारी होती है, ये ड्यूटी होती है, जब हम अपनी फोर्सेस और नौजवानों को हौसला देते हैं, वो हिम्मत और जुर्रत के साथ मुकाबला करते हैं, तो वो आप देखें कि आज भी जो अफवाज पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी हुई थी, जो हमारे 4 बेटे शहीद हुए थे, तो आज उन लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है, वो जो तीरा की वादी थी। तो मैं समझता हूं कि ये एक्शन की जरूरत है, और इंटीरियर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने वहां आवाम की हौसला अफजाई के लिए जो बात की है। बाकी मैं समझता हूं कि अगर एक SHO है, उसके पास भी पूरी कमान होती है और पूरी फोर्स होती है, अगर बर वक्त और इन टाइम वो वहां कार्रवाई करते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, और उसकी पूरा मैकेनिज्म ऑन बोर्ड हो, तो बर वक्त कार्रवाई से दहशतगर्द बिल्कुल मंतकी अंजाम को पहुंच सकते हैं। लियाकत साहब आपकी तरफ आते हैं। लियाकत साहब, ठीक है राणा साहब, लियाकत साहब आपकी तरफ आते हैं। वैसे अगर हम यानी क्यों नहीं ऑल आउट जा रहे? आपने सर्व किया है आर्मी के अंदर, आपको सब इल्म है पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी क्या कैपेसिटी है, वो किस तरह से काम करती है, और हमने सुना है कि जी बहुत प्रोफेशनल है और मुख्तलिफ यानी वाक़यात के ऊपर उसने उसका मुजाहरा भी किया है। तो हम क्यों नहीं जा रहे ऑल आउट? ये लिंगर ऑन हो रहा है और फिर पैदर पे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, लोगों की जानें चली जा रही हैं और हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं। जी, बड़ी आपने पते की बात, यह सेंसिटिव मामला है कि क्यों नहीं जा रहे ऑल आउट। ये तो हुकूमत जाने कि क्यों नहीं जा रहे ऑल आउट। जाना तो चाहिए ऑल आउट, इससे ज़्यादा मुल्क को किस किस्म की सूरत हाल दरपेश होगी जिसमें हम इमरजेंसी लगाएं। मेरी राय में तो इमरजेंसी लगानी चाहिए, और न सिर्फ इन मुजरिमों को जिन्होंने ये कत्ल गारत की है उनको पकड़ना चाहिए, बल्कि मामला साफ करने के लिए इस पूरे इन इलाकों के अंदर, बल्कि पाकिस्तान की पूरी टेरिटरी के अंदर एक डिसआर्मामेंट ड्राइव होनी चाहिए। नाजायज हथियारों के खिलाफ एक ऑपरेशन बहुत बड़ा नेशन वाइड होना चाहिए। आप देखिए कि लोग, सियासतदानों ने ऐसे भी बयान दिए हैं, और इक़्तिदार में सियासतदानों ने ऐसे बयान दिए हैं कि जी हमारे यहाँ तो हर एक के पास हथियार है, तो ये फिर हथियार लाइसेंस लें और मुल्क का रेवेन्यू दें। लेकिन जिन हथियारों के लाइसेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं दे सकता, वो किस लिए रखे हुए हैं लोगों ने? और किसी ने अगर रखे हुए हैं तो उनके खिलाफ बहुत सख्त ऑपरेशन होना चाहिए। अब जो कल डाकुओं की वीडियोस चल रही हैं डिजिटल दहशतगर्दी के सिलसिले में, वो तो 14.5 मशीन गन चला रहे हैं, उनके पास तो रॉकेट लॉन्चर हैं, SPG-9 रिकॉयललेस राइफल्स हैं। इनकी किसने इजाजत दी है और कौन इसका लाइसेंस दे रहा है? ये तो मिलिट्री वेपन्स हैं।
और फौज भी इनको बड़े हैवी वेपन्स कहती है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं उनके पास, कुछ मिसाइलें उठाए फिर रहे हैं। उन्होंने कहाँ से ली? स्मगलिंग वर्ल्ड से ली, पुरानी हैं, रूसी हैं या अमरीकी हैं, वहां से अफगानिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान के अंदर कैसे ये हथियार मौजूद हैं? एक तो ऑपरेशन डाकुओं के खिलाफ होना चाहिए, एक उनके पुष्पनाओं के खिलाफ होना चाहिए, और एक हथियारों के खिलाफ होना चाहिए। और इसके लिए पूरा मुसम्मम इरादा होना चाहिए। जरूरत पड़े तो लोकल इमरजेंसी लगा दें। देखिए, फिजिकल दहशतगर्दी अलग है और डिजिटल दहशतगर्दी अलग है। अगर हम ये तासुर लोगों में फैलाएंगे कि इन पर कानून नहीं लगता, यार इनके पास तो हर एक के पास हथियार है, ये तो बगैर लाइसेंस हथियार है, तो पुलिस और हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? क्यों एक मुहिम नहीं चलती? हम तो ये हमने कभी आज तक सुना ही नहीं कि डिसआर्मामेंट हो रही है। वो जो लोग जिनको वापस लाया गया, जो पाकिस्तान से हमारे ऑपरेशंस की वजह से निकल गए थे, उन्होंने जाके अफगानिस्तान में पनाह ले ली थी, उनको वापस लाया गया। लेकिन वापस लाते हुए ये नहीं कहा गया कि तुम अपने हथियार जमा कराओगे। अगर किसी ने पाकिस्तान में हुकूमत पनाह देती है तो उसको डिसआर्म करे, डिसआर्म करने के बाद उससे मुआहदा ले और फिर उनको मॉनिटर करे कि तुम हमारी निगरानी में रहोगे, तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। नाजायज हथियार रखना गलत काम है। जिसके पास भी है उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही। राणा साहब, आपकी तरफ आते हैं। वजीर आजम ने ये कहा कि जी मैं बहुत जल्द बलोचिस्तान का दौरा करूंगा, वहां जाके मैं हालात का जायजा लूंगा, उसके बाद हम कोई लाहे अमल अपनाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वजीर आजम बलोचिस्तान अगर जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा दहशतगर्दी ख़त्म करने के हवाले से? शेख साहब, इशू ये है, आज अगर कैबिनेट मीटिंग होती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन बोर्ड हैं और कैबिनेट मीटिंग में उस चीज को, वहां जो ऑपरेशन हुआ है उसको हिस्सा बनाया गया है। दहशतगर्दी जो है वो किसी सूरत हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक फेडरल गवर्नमेंट का रोल है, वो हम इंशाल्लाह एक्शन लिया है। उसके लिए जो ऑपरेशन के लिए फर्दर फंड्स की जरूरत है तो 20 अरब रुपए की अप्रूवल हुई है। और मैं समझता हूं कि हमारे अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सिपह सलार की क़यादत में जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काम होता हुआ नजर आ रहा है। दहशतगर्दी तो है, और ये जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की, ये वेपन जो है, क्योंकि इंडिया हमारा असली दुश्मन है तो उनका बिग बॉस अमेरिका तो हमारा उससे भी ज्यादा हमारा दुश्मन है और वो हमें फलता फूलता बर्दाश्त नहीं करता। राणा साहब, कब तक इंडिया पे या बाकी मुल्कों पे डालते रहेंगे कि जी वो इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर मुलविस है? मतलब ये कब तक ये चलेगा रेटोरिक? वो लाने वाले वो मुजाहिदीन जो अपने आप को कहलवाते हैं, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के अंदर जो वायरस फैला रहे हैं दहशतगर्दी का, अब ये किसी सूरत अफोर्डेबल नहीं है। इंशाल्लाह हम मिलकर अफवाज पाकिस्तान और तमाम चारों सिपाही को बिल्कुल सही। लियाकत साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक चीज जो हम एक अरसे से सुनते आ रहे हैं, राणा साहब आपका पॉइंट आ गया। कोशा है जो दहशतगर्दों के साथ उनके खदाना खास्ता को ताने बाने मिलते हैं, अब वो खत्म करने होंगे। बिल्कुल सही राणा साहब, आपका पॉइंट आ गया। भी जाएंगे और उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी बहुत जल्द बुलाई जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, ये एक अरसे से हम ये भी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान का पोरस बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ, तो पैदर पे हुकूमतें आती हैं। इसके अलावा जाहिर है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनकी भी एक सोच होगी, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई वाक़या आता है तो फिर सिक्योरिटी के हवाले से बात होती है कि हम इतने फ्रेजाइल क्यों हैं। तो ये बॉर्डर जो पोरस है, इसके हवाले से मतलब किसकी जिम्मेदारी है कि कोई मैकेनिज्म बनाए, फंड्स रखे ताकि बॉर्डर को जो वो सिक्योर किया जा सके, जिस तरह से हमारा इंडिया के साथ बॉर्डर जो है वो सिक्योर है, आमदोरफ्त बड़ी कंट्रोल्ड है, तो इधर ऐसा क्यों नहीं है? और उसका नतीजा फिर हम देखते हैं कि आए रोज़ हमारे मुल्क के अंदर हमले होते हैं, हमारे शहरी मरते हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बॉर्डर सिक्योर होने के बावजूद वहाँ पर फेंस भी है और तकरीबन हर 1 किलोमीटर पर पोस्ट है, लेकिन जो कल्चर वहाँ पर है, वहाँ पे लोग जो हैं वो नहीं मानते फेंस को, आगे फेंस तोड़ते हैं। उनके मिनिस्टर खड़े होके फेंस तोड़वाते हैं,
वीडियोस मौजूद हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट को उनके साथ बड़ा पुरअसर एहतजाज करना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि इसमें आपकी भी सिक्योरिटी है कि लोग बगैर पासपोर्ट के, बगैर डॉक्यूमेंट्स के बॉर्डर पार ना करें और नाजायज़ बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। ये मामला तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान तय होना चाहिए। और बाकी जो कल की स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म की कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की और अफवाज पाकिस्तान की हर ज़रूरत को पूरा करेंगे, बड़ी खुशायंद बात है, लेकिन अवाम को भी नज़र आता है और ये बड़ी तकलीफ होती है देख के कि जो गाड़ियां ब्रिगेडियर साहब जरा रुकिए, हमने ये देखा है कि हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं जो बात वो सियासतदानों से मनवाना चाहते हैं वो मनवा लेते हैं, तो ये बात क्यों नहीं वो मनवा पा रहे? जी ऐसी बात आपको नजर आती है, लेकिन मैं रहा हूँ दिफाई इदारे के अंदर 36 साल, तो इतना आसान नहीं होता बजट लेना। हमारे ऊपर बहुत दबाव है कि तुम बहुत ज्यादा मुल्क का नुकसान करते हो, तुम बोझ हो, तुम इक्तसादियात पे बोझ हो, इसकी वजह से बजट हमारा बहुत मामूली है। और उसके बाद आप पुलिस का बजट देखें और एफसी का बजट देखें, वो फौज के बजट से भी बहुत कम है। जो गाड़ियां हैं हमने जिसमें हमारे सिपाही फिरते हैं, इनको फौजी टर्म्स में सॉफ्ट स्किन्ड व्हीकल कहते हैं। ये नरम खाल वाली गाड़ियां हैं, ये कोई आर्मर प्रोटेक्शन नहीं है इनमें, और ऊपर से पेट्रोल डीजल की भी कमी है। तो जो सिपाही जिनको ले जा रहे थे उनमें एक गाड़ी तो 4x2 भी नहीं थी, जो फंसी वो इसलिए कि वो 4x4 गाड़ी नहीं थी, वो 4x2 गाड़ी थी। लेकिन अगर आप देखें वो गाड़ियां जो प्रोटोकॉल में जा रही होती हैं वो सारी की सारी ब्रांड न्यू होती हैं और सारी की सारी 4 व्हील ड्राइव होती हैं और बड़े अच्छे इंजन वाली गाड़ियां होती हैं, टायर भी बिल्कुल नए होते हैं और 70 होती हैं एक वजीर आला के लिए। सही, ये हमारा रिवाज रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो थोड़ा मेरा ख्याल है कि हुकूमतों को एहसास करना चाहिए। हमने सिपाहियों को खतरनाक इलाके के अंदर नॉन आर्मर प्रोटेक्शन वाली गाड़ियां दी हुई हैं, उनमें इम्प्रोवाइज प्रोटेक्शन भी नहीं है कि चलो कोई केवलर शीटें लटका लो, साथ को बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन लो। बल्कि ये जो वाकया पुलिस वालों के साथ आया, इसमें तो ये भी रिपोर्टें आ रही हैं कि उनके पास, गरीबों के पास हथियार ही नहीं थे। और ये भी मेरा ख्याल है कि उनके ऑफिसर्स की बहुत बड़ी गलती थी कि इस डर से कि जी इन्होंने छुट्टी पे जाना है तो हथियार इनके पास नहीं होने चाहिए। जब वो उस इलाके से गुजर रहे हैं उनके पास वेपन्स और एमुनिशन होना चाहिए था, इस वजह से उन पे अटैक करना आसान हो गया। साहब आपका पॉइंट आ गया, लियाकत साहब आपका पॉइंट आ गया। राना साहब आपकी तरफ आते हैं, मैं देख रहा हूँ आप मशरूब पी रहे हैं, थोड़ा बोर हो रहे हैं, आपसे एक सियासी सवाल करते हैं। आज के अखबारात के अंदर बानी पीटीआई का एक बयान मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मेरी किसी के साथ बातचीत नहीं हो रही, जबकि हमें ये सुनने को मिला चंद दिन पहले जब जलसा मनसूख हुआ कि पैगाम रसानी जारी है और राब्ते थोड़े से बहाल हुए हैं, और जिसके नतीजे में जलसा जो है वो कैंसिल किया गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूं कि जो खुद न्याजी साहब ने कह दिया है, वो खुद ही कहते थे कि जब मेरे रास्ते या दरवाजे खुलते हैं तो गवर्नमेंट को परेशान हो जाती है, हमें परेशानी नहीं। लेकिन देखना यह है कि जो उनकी सिस्टर अलीमा बीबी ने बात की कि आधी रात को उनको पैगाम कैसे पहुंचा, वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा कैसे रसाई हुई, फिर 7 बजे जेल कैसे खुलती, तो ये सवालिया निशान तो हैं। और ये कोई दो राय नहीं है। ये अगर पीटीआई की दौर में ये फैसिलिटेट करने वाला दहशतगर्दों को वो उनके साथ ताने बाने ना मिलते तो आज ये माहौल पैदा ना होता। और उनकी यही कोशिश है, जो बुशरा बीबी और अलीमा बीबी की अब जंग शुरू हो गई है, कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप में कह दिया कि इमरान न्याजी को तो जेल में खुदाना खास्ता कोई नशा कुछ चीज दी जा रही है तो फौरी तौर पर एक माहौल क्रिएट किया जाए। तो मैं समझता हूं हकीकत में वो जलसा करने के काबिल नहीं थे। 22 अगस्त के लिए उनके पास लोग नहीं थे, और क्योंकि उनकी आपस में जो लड़ाई है वो तो बड़ी फ्रंट पे आ गई है कि जो गंडापुरी के मिनिस्टर शकील खान ने उनकी करप्शन पर बात की, और यही बात अलीमा बीबी ने कहा कि ये लोग जो हैं, अब जो लाहौर जलसा इन्होंने रखा था 27 वाला, वो भी पोस्टपोन कर दिया। तो ये खुद बहाने ढूंढते हैं, ये खुद इनका
इनकी क्रेडिबिलिटी एक सवालिया निशान बन चुका है। जो पिछले महीने खैर पख्तूनख्वा में लकीम रावत में इलेक्शन हुआ था, एमपीए की सीट इनकी थी और ये चौथे नंबर पर आए थे। उसी तरह ये मुल्तान में भी सीट हारे थे। तो अब इनका ये कहना, शोर मचाना, ये इनका वतीरा है। हकीकत में सही है। राणा साहब आपका पॉइंट आ गया। राणा साहब आपका पॉइंट आ गया। ये डिजिटल दहशतगर्दी में भी मुलव्वस है। जो हसन रऊफ का रिकॉर्ड मिला है, ये दहशतगर्दों को फैसिलिटेट करते हैं ताकि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैले और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि ये इनका ताने बाने हैं। राणा साहब हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। पीटीआई के अंदरूनी मामलात के हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकतूर साहब और राना मोहम्मद अरशद साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। लियाकतूर साहब आपकी तरफ आते हैं। एक तासुर ये मौजूद है कि पीटीआई के अंदर जितनी लड़ाइयाँ होती हैं वो इमरान खान जो है वो ख़ुद करवाते हैं और वो उससे बहुत एंजॉय करते हैं। माजी में हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान जो मुखासमत थी और जो चपकलश थी, उससे इमरान जो है वो बहुत महसूस हुआ करते थे। इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वो है उनकी बहन अलीमा खान और जो KPK के जो वज़ीर आला है गंडापुर, उनके दरमियान। आप लोगों ने देखा होगा कि जलसे के हवाले से दोनों का जो मौक़िफ़ सामने आया वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो ये किस तरह की नफ्सियात होती है कि पार्टी के एक लीडर जो है उसके जो पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं उन्हें आपस में बरसरे पैकार रखता है और वो आपस में लड़ते रहते हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स उनसे उगलवाता रहता है और फिर पीछे अपना काम करता रहता है। देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी को अपनी जो गलतियां हैं उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये जो 9 मई को हुआ उसके बाद उनके ऊपर कानून की जलगार है जो बिल्कुल मुनासिब है और होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं हुई अभी तक जितनी कि किसी और जमहूरी मुल्क में हो जाती। हमारे यहाँ बहुत सारे अवामिल हैं, सियासतदानों को और उनके जो कारिंदे होते हैं, जब वो हंगामे करें तो उनको सज़ा देना बहुत मुश्किल होता है। आप देख लें इस्लामाबाद में SP की हड्डियाँ टूट गई लेकिन किसी को सज़ा ना हुई। TV स्टेशन के अंदर हंगामे हो गए, तोड़ फोड़ हो गई लेकिन किसी को सज़ा ना हुई। और इसी तरह बहुत सारी और जगह हैं जहाँ पर हमारे यहाँ वारदातें होती हैं, लोग पकड़े नहीं जाते। अब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इन कार्रवाइयों की वजह से जो टूट फूट है वो एक नेचुरल बात है, क्योंकि एक तरफ कानून की गिरफ्त है, उसके बाद उसके नताइज नज़र आते हैं, तो फिर ऑल्टरनेटिव लीडरशिप के शायद हमारा ये जो बानी लीडर है इसको सज़ा हो जाए, तो उसकी ऑल्टरनेटिव लीडरशिप किसके पास होगी? उसके ऊपर झगड़े भी हैं, रकाबत भी है और छीना झपटी भी है, इल्ज़ाम तराशी भी है। तो ये टूट फूट जो नज़र आ रही है ये बुनियादी तौर पर उस खराबी की वजह से है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया था, इलेक्शन कमीशन ने नोट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया कि आप अपने पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराते? आप जमहूरियत के दाई हैं तो फिर पार्टी में जमहूरियत होनी चाहिए। आईनी और कानूनी जमहूरियत के अगर जो दाई हैं तमाम सियासी पार्टियां, उनको अपने इलेक्शंस करवाने चाहिए और गैर कानूनी कामों से इज्तनाब करना चाहिए। बिल्कुल सही। राणा साहब आपकी तरफ आते हैं। लियाकत साहब आपका पॉइंट है। राणा साहब, लियाकत साहब ने कहा है कि जो लोग, जो अनासिर, जो एलिमेंट्स, जो तफरीक़ार 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्विस थे उनको सख्त सज़ा देनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपकी इस वक्त क्या मूड है आपकी गवर्नमेंट का? क्या आप लोग उनको सज़ा देने जा रहे हैं, नहीं देने जा रहे? नहीं शेख साहब, हमने सजा क्यों देनी? जो उसने किया है, जो वो मोदी के मिशन पर और राह के एजेंट के तौर पर 1 साल ट्रेनिंग देता रहा यंगस्टर को, अपने रिश्तेदारों को और अपने भांजे को, और फिर कहा कि अगर मैं पकड़ा गया, इसका करारे जुर्म वो कर चुका है। इमरान नियाजी साहब ये कह चुके हैं कि मैंने कहा था कि मैं पकड़ा गया तो कोर कमांडर ऑफिस और GHQ आपके बाहर आपने एहतजाज करना है। तो वो 250 जगह जो थी वो पॉइंट आउट की हुई थी इमरान नियाजी ने कि आपने मियां वाली एयरबेस पे पहुंचना है, आपने शोहदा की यादगारों पर हमले करने हैं। ये तो मोदी हमारा अज़ली दुश्मन ना कर सका। ये कौन सा मुहब्बे वतन है? आज जो मुल्क के हालात हैं, जो तालिबान के लीडरशिप को इसने खैबर पख्तूनख्वा में एंट्री दी, वही दहशतगर्द हैं। जो आज कैप्टन मोहम्मद अली अगर शहीद होते हैं
तो वो भी किसी के बेटे थे। आज लाहौर में उनका जनाजा पढ़ाया गया है। उनके माँ बाप, उनकी फैमिली और उनके अलावा इन 5-6 महीनों में तकरीबन 250 अफवाज पाकिस्तान के बेटे और फोर्सेस के नौजवान शहीद हो चुके हैं। कौन जिम्मेदार है? कोई बाहर से जिम्मेदार है? ये 9 मई वाले, काश ये 28 मई वालों का मुल्क है। 9 मई करके फिर कहता है कि जी मुझे बदनाम किया जा रहा है। भाई तमाम तेरी लीडरशिप के सबूत मौजूद है। जना हाउस पर हमले किए गए, मॉडल टाउन हमारे मुस्लिम लीग हाउस पर हमला किया गया 3 दफा रात को। ये तमाम चीजें मौजूद हैं और हकीकत में ये मैं समझता हूं कि 2015 को मोदी को जाकर मिला था, वही एजेंडा है। आज पाकिस्तान के अंदर चाइना की जो हमारे साथ रिलेशनशिप, मोहब्बत का जो रिश्ता है, ये सी पैक मंसूबों को जो रजाक दाऊद इसके मिनिस्टरों ने कहा था कि हमने इसको रिव्यू में डाल दिया है। तो आज भी पाकिस्तान की इकानमी को और डिजिटल दहशतगर्दी का जिम्मेदार कोई अगर सियासी शख्स है तो वो इमरान नियाजी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच राणा साहब, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू वेरी मच राणा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लियाकतुर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tbtoday.com। देखने का बेहद शुक्रिया।